चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम इस अपने सत्र को आगे लेके जाते हैं क्योंकि प्रीवियस 5 क्वेश्चन को आपने देखा होगा और क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा इजी थे। इस बार थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी देते हुए जा रहा हूँ, इसलिए समय थोड़ा ज़्यादा लेते हुए जा रहा हूँ। बट सवाल अगर आपको बनाने होंगे या कोई भी स्टूडेंट इसको बनाना चाहेगा तो उसको उतना हार्ड नहीं लगेगा। तो अगले क्वेश्चन के साथ हम मौजूद हैं 27 के सेकेंड शिफ्ट के। फिर से सर्सन रीजन वाले सवाल। तो पहली चीज है कि एकदम कॉन्सेप्ट को बेस लेवल पर पकड़ने के लिए सवाल को पूरी अच्छे से पढ़िए। इन्होंने सर्सन में इन्होंने कहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड इज इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी के बारे में कहा है कि जिस फोर्स के द्वारा वो एक्सटर्नल फोर्स के हटते ही वो बॉडी अपने आप को रीगेन कर ले तो उसी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो नॉर्मली आपने अगर कोई पैकेज पढ़ा है तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन यही आपको लिखाई है, मतलब पूरी तरह से ये सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात हो रहा है कि द रीस्टोरिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन द बॉन्डेड इंटर-एटॉमिक एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ सॉलिड। तो ऑब्वियस है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो जिसके कारण यह डिस्टोर्ट हो जाता है और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटता है तो ये वापस अपने आप को इसलिए लेके आ पाता है क्योंकि ये इंटरनल फोर्सेस के द्वारा अपने आप को रीगेन कर लेता है। ठीक है ना, तो असर्शन सही है, रीजन सही है और सही मायने में इसका कारण है। तो आप ये कह सकते हो कि असर्शन और रीजन दोनों सही और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका मतलब ऑप्शन डी। एनटीए के आंसर को अगर देखें तो एनटीए ने क्या आंसर किया है, तो हमारे आंसर को भी एनटीए भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये थ्योरी बेस्ड पूरी तरह से डायरेक्ट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो हम देख सकते हैं द एटॉमिक मास ऑफ C12 is 12 unit and that of C13 is 13.00354 unit. The required energy to remove the neutrons from इतना the mass इतना। मतलब सिंपल सवाल, ये आपको न्यूट्रॉन का मास दिया, ठीक है, और यहाँ पर 12 न्यूक्लियॉन्स थे, उसका मास आपको ये बताया 12 यूनिट और 13 न्यूक्लियॉन्स हुए तो ये यूनिट। आप यहां से सीधे मास डिफेक्ट निकाल सकते हो कि भाई ऐसा है कि एक न्यूट्रॉन बढ़ा तो उसका मास बढ़ना चाहिए था 1.008665 यूनिट से, बट एक न्यूट्रॉन के बढ़ने से मास जो बढ़ा है, केवल देखो यहां से ट्रिपली सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ा हुआ मास जो है वो केवल जो है 1.003354 यूनिट है। ठीक है, मतलब अगर बोले तो चेंज इन मास डिफेक्ट जो हुआ है वो है बढ़ना चाहिए था 1.008665, लेकिन एक्चुअल में ये बढ़ा है 1.003354। मतलब मास डिफेक्ट को अगर निकाले आप इसका डिफरेंस देखें तो 1 1 6 में 3 गया 3 और उसके बाद 8 में से 3 गया है तो ये आया 5 0 0.0। ये रहा मास डिफेक्ट, मतलब 0.005311 यूनिट का मास डिफेक्ट आया। आपसे पूछा है कि द रिक्वायर्ड एनर्जी, तो रिक्वायर्ड एनर्जी जो डिफेक्ट है उसी मास के रहते हैं। एनर्जी सिंपल सवाल, एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा मास डिफेक्ट इनटू c स्क्वायर। और अगर आप प्रैक्टिकली कैलकुलेशन करते हैं तो सीधे भाई यूनिट मास डिफेक्ट के लिए आपको आता है फॉर 1 यूनिट, याद ही होगा आपके कैलकुलेशन से, फॉर 1 यूनिट मास के लिए जो मास डिफेक्ट एनर्जी का आता है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c स्क्वायर। और यहाँ पर कितने यूनिट का हुआ है 0.005311। इसका मतलब कि यहाँ पर जो मास एनर्जी हुई है वो हुआ है 931 into 0.005311। कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये सिंपल डायरेक्ट आपको आंसर कैलकुलेशन के बाद, क्योंकि हमने चेक कर रखा है, यह आंसर 9.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, ये आपको डायरेक्ट ही वैल्यूज को दे करके चला जाएगा और डायरेक्ट वैल्यूज आपकी आएगी 4.94 समथिंग, जो कि आपके ऑप्शन में 4.95 है और वो आंसर आपको, मतलब ये भी सवाल केवल एक स्टेप का, क्योंकि आपको डिफेक्ट निकालना आना चाहिए, जो मास जो होना चाहिए था जो नहीं हुआ, क्योंकि अगर एक न्यूट्रॉन ऐड हुआ तो ये 12 में इतना ऐड होना चाहिए था, बट ऐड होकर के इतना ही हुआ। इसका मतलब कुछ मासेस बाइंडिंग एनर्जी में चले गए और वो मास का एनर्जी निकाल देना 931 यूनिट मास के लिए होता है, तो आपने जितना मास डिफेक्ट में निकाला मल्टीप्लाई कीजिए, नॉर्मल सवाल आंसर आपको आ जाएगा। अगर एनटीए के आंसर को देखें तो एनटीए भी 4.95,
सिंपल सवाल, कोई भी इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई एरर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कर रहा है द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैस इज गिवन बाय p plus a by b square b minus v is equal to RT where p, v and t is pressure, volume and temperature respectively and R is universal Gauss constant. The dimensions of a by b square is similar. देखो डायमेंशन फार्मूला पूछता तो हम डायमेंशन फार्मूला पर जाते हैं, लेकिन यहाँ सवाल उसको और हल्का कर दिया कि यहाँ पर सिमिलर टू पूछ दिया, मतलब हमें एग्जैक्ट डायमेंशन फार्मूला में जाना भी है। देखो भाई डायमेंशन के रूल्स के अनुसार किसी भी टर्म में कोई चीज तब ऐड होती है जब उसका भी डायमेंशन सेम हो, मतलब a by v स्क्वायर का डायमेंशन p के बराबर होना चाहिए और a का डायमेंशन होना चाहिए p into v स्क्वायर, पहली बात, ठीक है ना। किसी स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी डायमेंशन सेम होना चाहिए, इसका मतलब कि b की डायमेंशन है जो v के बराबर है। अब भाई चेक कर लो a by b स्क्वायर क्या होगा, तो a by b स्क्वायर इज इक्वल टू a हुआ p v स्क्वायर एंड b है v मतलब v स्क्वायर कट गया, आंसर आ गया p, ठीक है। तो ऑप्शन बी आंसर आपका p, ठीक है ना। इसका डायमेंशन एनडी के आंसर को देखें, सिंपल। ये सब सवाल आपको बोनस में मिलते हैं फिजिक्स में, इस तरह के सवाल मतलब आपको पूरी तरह से बोनस दिया गया और आपको बिना सरदर्दी के फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं करना है। नेक्स्ट सवाल कर रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ये सवाल अपने पहली बार जब हमने देखा तो ये सवाल इतना अच्छा है कि कुछ करने का नहीं, कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस S1 is given by having length L or radius R. If X is the resistance of wire, then specific resistance is given by S1 is equal to X pi square by L. The length of the wire get double the value of a specific resistance. आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन का इक्वेशन दे दिया, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि लेंथ को डबल कर दिया गया तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है। बहुत सारे बच्चे बहुत ही जल्दी लेंथ को डबल कर दिया तो यहाँ पर L के जगह पर 2 लगा देंगे तो S1/2 आपको रिजल्ट में मिलेगा, ठीक है। कुछ लोग इलास्टिक वे में समझ रहे होंगे कि भाई लेंथ को डबल किया गया होगा इलोंगेट करके तो उसका रेडियस भी घटा होगा और उसके हिसाब से फिर क्या करेंगे, L को नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और L स्क्वायर का रेशियो मिलेगा तो उनका आंसर आएगा S1/4। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात इनकी का ये सवाल इसलिए अच्छा माना जा रहा है कि यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि यह जो कैलकुलेशन है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन अगर आप जानते होंगे तो ये कहता है कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है और मटेरियल की प्रॉपर्टी कभी भी उसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या एरिया पर निर्भर नहीं करता, मतलब वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना कि वो रेजिस्टेंस है जो उसकी लंबाई चौड़ाई पर निर्भर करता है। अगर केवल रेजिस्टेंस होता तो आंसर हो जाता, बट चूंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इट विल नॉट चेंज, मतलब कि आंसर इज 1। यह थ्योरेटिकल सवाल है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, क्योंकि जिस समय हमने सवाल में ये स्पेसिफिक वर्ड देखा तो इसका मतलब है कि पूरे सेटअप और कोई सवाल से मतलब ही नहीं हो, कुछ भी बदल दे आंसर S1 का S1 ही रह जाएगा। एनटीए ने भी इसे कमाल से बच्चों के सामने रखा है और एनटीए ने भी आंसर को S1 का S1 रखा है, ठीक है ना। बच्चे झूठ मूठ के कंफ्यूज होंगे, गलती कर पाए बैठेंगे, इसमें कुछ करना ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि a heavy iron bar of weight 12 kg is having its one end on the ground and the other end on the shoulder of man. The rod makes an angle 60 degree with horizontal. The weight is placed by man. अगर आप लोग राइट्स के हिसाब से मतलब सॉरी आपने केवल टॉर्क का एप्लीकेशन पढ़ा है, बेसिक टॉर्क, तो सवाल के अनुसार अगर देखें तो अगर सवाल में आप नोटिस करेंगे तो एक रॉड है जो 12 केजी का है, ठीक है, ग्राउंड पर उसका एक एंड है और यह 60 डिग्री पर है, ठीक है, और कोई आदमी जो इसको कंधे पर अपने उठाए हुए हैं, ठीक है, तो इस कंधे पर वो कितना वेट एक्सपीरियंस करेगा, चलो वेट वही एक्सपीरियंस करेगा जो उसका नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट निकलेगा, ठीक है ना, उसके कंधे पर वही जोर होगा जो भी उसके रिएक्शन नॉर्मल फोर्स का वैल्यू निकलेगा। अब हमें नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना है, आंसर आ रहा है। अगर ये 12 केजी का है तो इसका सेंटर ऑफ मास जो हमारा होगा वो यहां पर होगा और यहां से नीचे की तरफ 12 जी का फोर्स लगेगा, mg। अब एक बात बताओ भाई, अगर आपने किसी चीज को होल्ड कर रखा है ऐसे में तो वो क्या होगी, इस पॉइंट के अबाउट जो ये पॉइंट है जिस जो ग्राउंड को टच कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट नहीं करना चाहिए और नहीं करने का मतलब है
कि जो टॉर्क इसके द्वारा डेवलप किया जाएगा 12G, वो टॉर्क इस नॉर्मल के द्वारा काउंटर कर दिया जाएगा। अब थोड़ा सा देख लीजिए, अगर हम लेंथ की लंबाई मान ले L, ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये वर्टिकल डिस्टेंस हुआ L/2 cos 60 डिग्री, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि फॉर ट्रांसलेशनल रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, टाउ नेट मस्ट बी 0 एंड टाउ बाय सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू टाउ बाय मैन, एंड टाउ सेंटर ऑफ मास कह रहा है 12G into L/2 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू मैन के द्वारा क्या लग रहा है टॉर्क, तो इन नॉर्मल फोर्स, और वो कितने डिस्टेंस पर इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कितना आ जा रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रहा है L के बराबर हो गया, L से L कैंसिल, 2 6, इसका मतलब कि नॉर्मल इज इक्वल टू 6 into G that is 10 into cos 60 that is 1/2, 30 न्यूटन। और आपसे सवाल पूछा है कि द वेट एक्सपीरियंस, तो वेट एक्सपीरियंस में था 30 न्यूटन, तो 30 न्यूटन ऑप्शन में नहीं है लेकिन केजी में दिया, इसका मतलब मास पूछ रहा है, तो आप बता सकते हो 30 न्यूटन जो एक्सपीरियंस करेगा वो mg एंड m इज इक्वल टू 30/10 मतलब 3 kg का मास वो एक्सपीरियंस। ऐसे ये वेट शब्द दिया तो यहाँ पर न्यूटन में आंसर होना चाहिए, बट ऑप्शंस में वेट सवाल पूछ करके भी फिर भी ऑप्शन में मास को रखा है, तो आप मास में आंसर दे सकते हैं कि जो शोल्डर पर शोल्डर पर लगेगा वो शोल्डर पर उसे 3 kg का वेट एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो एक बहुत ही छोटा सा वीडियो था ये हमारा, वीडियोस को आप इसके साथ ही खत्म करते हैं और अगले वीडियोस पार्ट को देखिए कुछ इंटरवल के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।